Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 198 कचरे को हमारी बहन बनाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे भी वो अभी प्रिया को नहीं मारने वाली थी। वो उसे वैसे ही तड़पाना चाहती थी जैसे वो पिछले जन्म में तड़पी थी। वो उसे आसान मौत नहीं देने वाली थी। वो प्रिया को एक भयानक मौत देने वाली थी। उसे अब इंतज़ार था तो सिर्फ इंसान के सामने आने का जिसकी वजह से प्रिया पिछली जन्म में इतना सब कर पाई थी। पिछले जन्म में प्रिया ने उसे गुंडों के हवाले कर दिया था जो उसकी इज्जत लेना चाहते थे। वो गुंडे कोई आम गुंडे नहीं थे, पर ईशानी ने कई बार प्रिया की इस चाल से खुद का बचाव किया था। कई बार शिवम ने उसे बचाया था और उसकी ढाल बनकर खड़ा था, पर इस जन्म में उसने प्रिया को किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा था। वो सबको प्रिया से नफरत करने पर मजबूर कर देगी, जैसा उसने पिछले जन्म में उसके साथ किया था। वहीं ईशानी के जाते ही आरती जी फूट फूट कर रोने लगी और सुकेत जी की तरफ देखकर बोली, क्या मैंने प्रिया के बारे में बात करके फिर से गलती कर दी? पर मैं तो बस ये कह रही थी कि उसे जितनी सजा मिलनी थी मिल चुकी है। ऐसे भी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जब महाजन फैमिली को पता चलेगा कि प्रिया कल रात किसी घटिया इंसान के साथ बीता चुकी है। तब तो वो उससे राहुल का रिश्ता तोड़ देंगे और प्रिया के लिए शायद इससे बड़ी सजा कुछ भी नहीं होगी। ये कहकर वो रोने लगी। वहीं उनकी बात सुनकर समीर कोल्ड चेहरे के साथ बोला, उसने मोक्ष को ड्रग्स देने की कोशिश की थी। ये तो अच्छा हुआ कि मोक्ष उसकी चाल में नहीं आया। अगर मोक्ष कल प्रिया के साथ होता तो क्या आप सोच भी सकती है मोम की क्या होता? मोक्ष ना चाहते हुए भी प्रिया की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर हो जाता। तब ईशानी का क्या होता आपने कभी सोचा है? फिर भी आप प्रिया के बारे में सोच रही है, जो ईशानी से उसकी प्यार को छीनने के लिए इतना घटिया हरकत कर सकती है। क्या पता वो मेरी बहन को चोट पहुंचाने के लिए और क्या क्या कर सकती है। मोक्ष कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसे ड्रग्स देने वाले को छोड़ देगा। और हाँ, चाहे मोक्ष प्रिया को कुछ भी सजा दे, पर अगली बार आप कभी ईशानी से प्रिया को छुड़ाने के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगी। समीर की बात सुनकर आरती जी का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। वो रोते हुए बोली, मैंने फिर से ईशानी को नाराज कर दिया। तभी वहां एक हंसी की आवाज गूंजी। सबने आवाज की दिशा में देखा तो ये दोनों कोई और नहीं बल्कि कबीर और अबीर थे। और अबीर ही था जो हंसते हुए आ रहा था, जैसे उसने कोई अच्छा सा चुटकुला सुन लिया हो। दोनों ने समीर की सारी बातें सुन लिया था। अबीर और कबीर को तो हंसी आ रही थी क्योंकि वो लोग ही जानते थे कि मोक्ष अंडरवर्ल्ड की किंग है, जिसकी क्रूएलिटी शैतान को भी मात दे सकती थी। बिजनेस में भी ऐसा हुआ होगा कि मोक्ष को ड्रग्स देने की कोशिश की होगी, पर मोक्ष का टॉलरेंस पावर इतना ज़्यादा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कबीर और अबीर ने इस बारे में कई बार सुना था। वो खुद को गहरी समुंदर में डूबा देगा या एंटीटोड आने तक इंतज़ार करेगा, पर किसी लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। खास करके प्रिया जैसी घटिया लड़की की तरफ तो वो देखेगा भी नहीं, चाहे वो कितने ही ड्रग्स के नशे में क्यों ना हो। तो समीर को ऐसा क्यों लगता है कि मोक्ष गलती से भी प्रिया के साथ रात बिताता? तभी दादाजी बोले, क्या हुआ बड़खुदार, आप इतने हंस क्यों रहे हैं? ऐसा क्या सुन लिया आपने, हमें भी बताए। उनकी बात सुनकर अबीर जल्दी से आकर दादाजी के पास बैठ गया और समीर की तरफ देखकर बोला, मुझे तो समीर भाई की बात सुनकर हंसी आ रही थी। उसकी बात सुनकर समीर ने अपनी भौहें सिकोड़ लिया। उसने कौन सा जोक मार दिया जो अबीर को हंसी आ रही है? वो अबीर को देखते हुए बोला, और तुम्हें मेरी किस बात पर इतनी हंसी आ रही है मिस्टर अबीर छोटे शहजादे? उसकी बात सुनकर अबीर अपना दांत दिखाते हुए बोला, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, मैं तो छोटा शहजादा हूँ ही, आपने घर का लाडला। इतना कहकर वो हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सिर ना में हिला दिया। वहीं बाकी सब भी अबीर की ऐसी बात की आदी हो गए थे, इसलिए उन्होंने भी अपना सिर हिला दिया। पर वहीं अयान अबीर को देखकर चीड़ गया। उसे अबीर और ईशानी की करीबी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। रेहान, अयान और अबीर तीनों लगभग एक ही उम्र के थे, पर रेहान और अयान को ऐसा लगता था कि अबीर की वजह से ईशानी के आसपास रहने का उनका मौका कम हो जाएगा।
और भाई के हिसाब से कंपटीशन बढ़ जाएगी। वहीं ने जब देखा कि सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, तो अबीर फिर से हंसते हुए बोला, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो क्या है ना मुझे बस समीर भाई की ये बात सुनकर हंसी आ गई कि मोक्ष प्रिया के जाल में फंस जाता और प्रिया की जिम्मेदारी लेने पर मजबूत हो जाता। पर शायद आपको पता नहीं कि अगर मोक्ष के पास हमारी ईशानी के सिवा कोई और लड़की आने की कोशिश करता है, तो मोक्ष उसे पूरी तरह से इस दुनिया की नक्शे से ही गायब कर देता है। और तो और चाहे मोक्ष कितना ही ड्रग्स के नशे में क्यों ना हो, वो कभी ईशानी के सिवा किसी लड़की को नहीं छुएगा। और खास करके आपकी उस कचरे से उठाई हुई घटिया लड़की प्रिया को तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो आपकी उस चालाक लोमड़ी डायन को एक नज़र देखेगा भी नहीं। उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ को भी हंसी आ गई। वहीं समीर और दर्शित, रेहान, अयान को प्रिया की बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ा। समीर को भी पता था मोक्ष कितना खतरनाक है। वो चाहे तो किसी को भी गायब कर दे, उसने भी हमें अपना सिर हिला दिया। वहीं आरती जी को प्रिया के बारे में ऐसी बातें सुनकर थोड़ा बुरा लगा। वो अबीर की तरफ देखकर बोली, अबीर आपको प्रिया के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मानती हूँ प्रिया ने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है और उसके लिए उसे चाहे मिस्टर राजवंश जो सजा दे, पर वो यहाँ बचपन से थी, इसलिए वो आपकी भी बहन की तरह है। इसलिए आपको उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर कबीर की आंखें ठंडी हो गई। वो ठंड भाव से बोला, बुआ जी आप शायद उसे अपनी बेटी मान सकती है, पर उस जैसी कचरे को हमारी बहन बनाने की कोशिश मत कीजिए। हम आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं हैं जो आपने खून को छोड़कर किसी घटिया लड़की पर विश्वास कर और उसे प्यार दे। हमारे लिए हमारी सिर्फ एक ही बहन है और वो है हमारी बहन ईशानी। अगर आप अभी भी पहले की तरह हमारी बहन की जगह उस अपनी कचरे से उठाई कीड़े को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो शौक से दे सकते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो रायचंद फैमिली की इकलौती प्रिंसेस है। जो कुछ भी हमारा है वो सब कुछ हमारी प्रिंसेस का ही है। शायद उस वक्त उसके पास हम नहीं थे, पर अब उसके पास उसकी नाना, नानी, मामा, मामी और दोनों भाई है। अगर ज़रूरत पड़े हम अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारी प्रिंसेस को दे देंगे। वैसे तो मेरी प्रिंसेस को हमारी प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतनी सक्सेसफुल है। तो शायद ही हमारी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना चाहेगी। तभी अबीर बोल पड़ा, तो क्या हुआ, हम उसे उसके शादी के दिन हमारी प्रॉपर्टी के शेयर आज गिफ्ट दे सकते हैं। तब तो वो मना नहीं कर सकती है ना। वहीं उन दोनों की बात सुनकर सब हैरान थे कि ये सब ईशानी से कितना प्यार करते हैं, और वो सब तो ईशानी को अपनी खुद की बच्ची को प्यार ही नहीं दे पाए। समीर, रेहान और अयान सोचने लगे क्या उन्होंने कभी ईशानी के लिए ये सब सोचा था। वो लोग तो उल्टा प्रिया की वजह से जैसे ईशानी को भूल ही गए थे। उन लोगों ने अपनी बहन की हिस्से का प्यार और उसकी शेयर भी प्रिया को दे दिया। उन्हें खुद पर ही शर्म आ रही थी। वहीं आरती जी की आंखों में आंसू थे। उन्हें पता था कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार ना देकर प्रिया को प्यार दिया था। कबीर की बातें उनके कानों में गूंज रही थी कि उन्होंने अपने खून को छोड़कर किसी और पर भरोसा किया और उसे अपनी बेटी की हिस्से का प्यार दिया। उन्हें ईशानी की नफरत से भरी आंखें याद आ रही थी, जिस वजह से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सुकेत जी ने आरती जी की कंधे पर हाथ रख दिया। आरती जी ने अपनी आंसू भरी आंखों से सुकेत जी को देखा तो उन्होंने उसे शांत रहने को इशारा किया। आरती जी और सुकेत जी दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कबीर और अबीर दोनों प्रिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं। पहले तो वो लोग मिले भी नहीं थे। तभी दादी माँ सबकी तरफ देखकर फिर कबीर और अबीर को तरफ देखकर बोली, क्या तुम दोनों इशू से मिलने आए हो। उनकी बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। वहाँ का माहौल थोड़ा शांत हो गया। आरती जी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिया। वहीं दादी माँ की बात सुनकर अबीर बोला, वो भाई को इशू से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी थी, और मैं तो यहाँ अपनी बहन को खुशखबरी देने आया था, क्योंकि मैं भी अब कल से उसके साथ ही कॉलेज ज्वाइन करूँगा, तो मैं उसे वहाँ अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी बात सुनकर रेहान और अयान हैरान हो गए। और गुस्से से अबीर को घूरने लगे। वो बंदर जैकी क्या कम था।
क्या अब ये जोकर वहाँ भी जैकी के साथ उनकी बहन की आसपास रहेगा? तो फिर वो कॉलेज में अपनी बहन को कैसे मनाएंगे? उन लोगों ने तो सोचा था कॉलेज में वो अपनी बहन को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ जैकी होगा। पर अब तो अबीर भी उनकी बहन की चारों ओर घूमेगा, तो फिर वो कैसे उससे बात करेंगे? पर उन्हें क्या पता था कि कॉलेज में सिर्फ जैकी और अबीर ही नहीं, बल्कि शिवम और दक्ष भी है, जो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। वहीं अबीर की बात सुनकर दादाजी बोले, अच्छा तो अब तुम भी कल से ईशानी के साथ जाने वाले हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सब एक ही कॉलेज में होगे तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं होगी। वहीं ईशानी की रूम में ईशानी ये सब आपने लैपटॉप में देख रही थी। नंदिनी भी उसके पास ही बैठकर नीचे जो हो रहा था सब देख रही थी। वो तो इसलिए देख रही थी क्योंकि इस वीडियो को अभी वो बेस में नकुल को एक्सेस करके चलाने के लिए बोलने वाली थी। नंदिनी अब अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या बात है, तुम्हारे ये दोनों भाई तो अपनी बुआ जी की ही मुंह पर बेइज्जत कर रहे हैं। और प्रिया के बारे में कचरा बोलने से पहले मिस्टर कबीर तो सोच भी नहीं रहे हैं। और अबीर भाई भी मजाकिया है, टीयर्स ऑफ जॉय। ईशानी ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ बेस पर प्रिया बेहोश पड़ी हुई थी, उसके आसपास अब वो 3 आदमी नहीं थे। प्रिया की बॉडी पर हर जगह दांतों के निशान थे, उनमें से कुछ निशान से खून भी आ रहे थे। प्रिया को देखकर इस वक्त किसी को भी उस पर घिन आ सकता था। उसकी चेहरा भी पूरी तरह से सूज गया था। प्रिया ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो कभी इस हालत में होगी। तभी रूम में एक लेडी गार्ड आए, उसने प्रिया को एक इंजेक्शन दिया। फिर प्रिया पर उसने ठंडा पानी का बकेट उड़ेल दिया और बिना प्रिया को देखे वहां से चली गई। वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, जिस वजह से थोड़ी देर में प्रिया को अपनी जख्मों की वजह से जलन होने लगी और उस इंजेक्शन की वजह से भी उसे थी होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कर देखा, उसे अपनी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा तो अब वो जानवर जैसे आदमी उस रूम में नहीं थे, तो प्रिया की डर थोड़ा कम हो गया। तभी उसकी सामने की स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी। ये वीडियो मेहरा मेंशन की थी जब ईशानी और बाकी सब बातें कर रहे थे। उस वीडियो को देखकर प्रिया की आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लगे। समीर की बातें उसकी दिल पर किसी खंजर की तरह लग रही थी। क्या उसके भाई अब उसे इतनी नाराज है कि उसे बचाना ही नहीं चाहते? क्या वो उसे इस नरक में ही रहने देंगे? उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी मोम ही है जो उसे थोड़ा प्यार करती है। चैप्टर 199 प्रिया की खराब हालत। साइना ठाकुर। तभी उसकी सामने की स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी। ये वीडियो मेहरा मेंशन की थी जब ईशानी और बाकी सब बातें कर रहे थे। उस वीडियो को देखकर प्रिया की आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लगे। समीर की बातें उसकी दिल पर किसी खंजर की तरह लग रही थी। क्या उसके भाई अब उसे इतनी नाराज है कि उसे बचाना ही नहीं चाहते? क्या वो उसे इस नरक में ही रहने देंगे? उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी मोम ही है जो उसे थोड़ा प्यार करती है। पर फिर आरती जी की बात सुनकर भी उसे बुरा लगा। क्या सच में महाजन फैमिली को भी इस बारे में उसके घरवाले सब कहने वाले थे? भले ही अब वो राहुल से प्यार नहीं करती थी, पर रोहन उसके लिए उसका एक आखिर उम्मीद था। जब तक वो किसी और अच्छे और रिच इंसान को नहीं ढूंढ लेती, तब तक राहुल महाजन उसके लिए एक बैकअप था। उसने तो ये सोचा था कि जब तक वो मोक्ष को अपना नहीं बना लेती, तब तक वो राहुल से रिश्ता नहीं तोड़ेगी। पर अब तो शायद राहुल भी उसके पास नहीं रहेगा। तो फिर वो क्या करेगी? राहुल भी अब पहले की तरह उससे बात नहीं करता था, वो तो प्रिया की कॉल तक नहीं उठाता था। तो एक मौका मिलते ही राहुल उसके साथ जरूर रिश्ता तोड़ देगा। वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रिया ये सब सोचते हुए प्रिया किसी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जो भी उसका था वो सब कुछ उससे छीनने वाला है। ऐसे ही चिल्लाते हुए वो बेहोश हो गई। उसकी शरीर से बहुत घाव थे, जिस वजह से वो ज़्यादा देर तक होश में नहीं रह पाए। वहीं उसके बेहोश होते ही स्क्रीन ब्लॉक हो गई। वहीं ईशानी अपनी रूम में लैपटॉप में ये सब देखकर डेविल स्माइल कर रही थी।
वो जानबूझकर प्रिया को ये सब दिखा रही थी ताकि प्रिया और भी पागल हो जाए और बदला लेने के बारे में फिर से सोचे। वो इस वक्त प्रिया को वही दर्द देना चाहती थी जो प्रिया ने उसे पिछली जन्म में दिया था। जब प्रिया ने उसे कैद करके रखा था तब वो भी ऐसे ही ईशानी को फैमिली की वीडियो दिखाती थी कि कैसे इसकी मोम, डैड और भाई उसकी लापता होने के बाद उसे ढूंढने की कोशिश ना करके उसकी एंगेजमेंट की तैयारी में लगे हुए थे। ये सब देखकर उस वक्त ईशानी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। उस वक्त सिर्फ उसके दादा, दादी और दर्शित ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। भले ही दर्शित ने दादाजी की बात मानकर उसे ढूंढने की कोशिश किया होगा, पर दर्शित प्रिया की किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होता था। ऐसे भी उस वक्त तक दर्शित सबसे पूरी तरह से दूर चल गया था। सिर्फ दादाजी और दादी माँ को छोड़कर वो घर में किसी से बात नहीं करता था। तब तक उसकी करियर भी बर्बाद हो गया था। ना तो वो गाना गा पाता था और ना ही गिटार प्ले कर पाता था, जिस वजह से उसकी जिंदगी जैसे अंधेरे में डूब गया था। फिर भी दादाजी से ये बात जानकर कि ईशानी गायब है, सिर्फ उसने ही ईशानी को ढूंढने की कोशिश किया था। उस वक्त दादाजी और दादी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो चाहकर भी अपनी पोती को ढूंढ नहीं पाते। शायद तब तक स्लो पॉइजन की वजह से उन दोनों का सारा ऑर्गन फेल होना स्टार्ट हो गया था। दर्शित ने ईशानी को ढूंढने की उस वक्त बहुत कोशिश किया था, क्योंकि उसके दादा दादी को किसी और से कोई उम्मीद नहीं थी, पर उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो ईशानी को ढूंढ पाया था, क्योंकि शायद प्रिया की पिछले जन्म में भी कोई मदद कर रहा था, जिसकी पहचान शायद अब ईशानी को अच्छे से पता थी। वहीं नंदिनी ईशानी को देख रही थी। वो ईशानी की मन की बात को अच्छी तरह से समझ पा रही थी। उसे भी प्रिया की इस हालत को देखकर बहुत मजा आ रहा था। तभी रूम का डोर नॉक हुआ तो ईशानी ने सीट में लैपटॉप रख दिया। उसे पता था कि कौन आया है। तभी कबीर और अबीर दोनों रूम में आए। अबीर आते ही जल्दी से जाकर बेड पर ईशानी के पास बैठ गया और उसे साइड हग कर लिया और एक्साइटेड होकर बोला, बच्चा तुम्हें पता है, तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए मैंने भी तुम्हारी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है। अब हम दोनों वहाँ बहुत मस्ती करेंगे, ने वहाँ किसी को भी तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा। वहीं ईशानी को अब तक तो अबीर की इस हरकत की आदत हो गई थी, इसलिए उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। पर दिल ही दिल में ईशानी को हंसी आ रही थी। भला उसकी ही कॉलेज में उसे धमकाने की कौन कोशिश करेगा, और अगर ऐसा कोई होगा भी तो ईशानी उससे आसानी से निपट सकती थी। उसे किसी की भी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहीं कबीर ने ईशानी की सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, बच्चा हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि तुमने इतनी सक्सेस हासिल किया है। फिर ईशानी की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, दादाजी और दादी माँ अगले हफ्ते एक पार्टी देने वाले हैं। हम लोग इंडिया में आने के बाद से पार्टी नहीं दी गई है, इसलिए हम सब की वापसी के लिए पार्टी देने वाले हैं। और दादाजी और दादी माँ वहाँ तुम्हें सबसे मिलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही तुम्हें बोलने को बोल दिया है ताकि उस दिन तुम अपनी शेड्यूल फ्री रखो। उसकी बात सुनकर ईशानी ने कुछ देर सोचा, फिर हाँ में अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है। फिर कबीर और ईशानी अपनी आने वाली प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। वहीं दूसरी तरफ यशराज ठाकुर इस वक्त गुस्से से बौखलाया हुआ था। उसने अपने आसपास सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उसका राइट हैंड रंजीत थोड़े दूर पर अपने सिर झुकाए खड़ा था। वहीं आसपास सभी गार्ड्स यशराज को इतने गुस्से में देखकर डर से कांप रहे थे, क्योंकि उन सबको पता था कि ये इंसान कितना बड़ा जल्लाद है। चाहे वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड ही क्यों ना हो, छोटी सी गलती होने पर भी यशराज उन्हें मार देता था, जिस वजह से गार्ड्स उसे हमेशा से डरते थे। यशराज गुस्से से रंजीत की तरफ देखकर उसके ऊपर एक बांस फेंकते हुए बोला, अब तक कोई भी उस कांता की पता नहीं कर पाए, और ना ही इसकी चिप के जरिए तुम सब उसकी लोकेशन को ट्रेस कर पा रहे हो। तुम सब किसी काम के नहीं हो और ना ही हमारी टीम किसी काम की है। वहीं यशराज, जिसकी हाथ पर वो बांस जोर से लगा था, पर वो अभी भी नज़र झुकाए खड़ा था और आपने दर्द को नज़रअंदाज किए यशराज की बात को चुपचाप सुन रहा था। जल्द से जल्द दूसरी टीम को बुलाओ, मुझे जल्दी से कांता की लोकेशन चाहिए।
वो हमारी हाथ की कठपुतली है, अगर वो पकड़ी गई और किसी को भी उसने सच बता दिया तो हमारे नाम भी सामने आ जाएगा, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और प्रिया मेहरा कहाँ है, ये भी जल्दी से जल्दी पता करो। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो एक ही है जो मेहरा फैमिली से उनकी सब कुछ छीन सकती है। मुझे अपनी बेटी के सामने जाना होगा, अब वक्त आ गया है कि वो सच जाने और मेरा साथ दे उन मेहरा फैमिली के हर इंसान को बर्बाद करने में। इतना कहकर वो एक पल के लिए हंसने लगा, उसकी हंसी बहुत भयानक थी। फिर वो चुप हो गया और रंजीत की तरफ देखकर बोला, जितनी जल्दी हो सके कांता और प्रिया की लोकेशन पता करो। यशराज की बात सुनकर रंजीत हाँ में सिर हिलाकर बोला, जी बॉस, मैं दूसरी टीम को हायर करता हूँ। वो जरूर कांता की लोकेशन पता कर लेंगे। एक बार कांता मिल गई तो प्रिया मैम की लोकेशन भी हमें पता चल जाएगी। तब हमें उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी एक गार्ड आकर बोला, बॉस वो साइना मैम आई है। उस गार्ड की बात सुनकर यशराज ने उसे अंदर आने देने के लिए बोला, पर उसके चेहरे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो रंजीत को देखते हुए बोला, जल्दी से मेरी बेटी की लोकेशन ढूंढो। जैसे ही वो बाहर आएगा हम खुद उससे मिलने जाएंगे। वहीं साइना ठाकुर जो अंदर आ रही थी, उसने जब आपने डैड की मुंह से अपनी बेटी को ढूंढने के बारे में सुना तो उसके अंदर एक गुस्सा भर गया। वो बचपन से आपने डैड के मुंह से सुनती आ रही थी कि उनकी एक बेटी है। उसे ये तो पता नहीं था कि वो लड़की कौन है, पर उसे उस लड़की से नफरत होती थी। ये कोई और नहीं, वही साइना ठाकुर थी जो मायरा के साथ उसकी चमचियों की तरह घूमती थी। कोष्टक, क्योंकि उसके डैड उससे बात तक करना पसंद नहीं करते थे। वो अच्छे से जानती थी कि उसके डैड कैसे इंसान है। जब उसकी मोम प्रेग्नेंट थी तब उसके डैड किसी और औरत के साथ रह रहे थे। जब उसकी मोम को पता चला तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर इस बात से यशराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो उस दूसरी औरत के साथ रहने लगे थे, और साइना को ये भी पता था कि उसके डैड का और उस दूसरी औरत की एक बेटी है जो उससे सिर्फ 8 महीने छोटी है, जिस वजह से उसे अपनी डैड से नफरत थी। पर वो अपने डैड से बहुत डरती थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कहती थी सामने से, पर अंदर ही अंदर उसे उस दूसरी औरत और उसकी बेटी से दिल ही दिल में बहुत नफरत होती थी। इसलिए वो बार बार यहाँ आती थी, पर आज तक उसने उस बेटी को नहीं देखा था जिससे वो नफरत करती थी। उसके हिसाब से उस औरत ने उसकी मोम की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, और उस औरत की बेटी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया था। उसे लगता था सिर्फ वही उसकी सौतेली बहन ही है, जिसकी वजह से उसके डैड उसे प्यार नहीं करते। उसकी मोम उसके डैड की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वो हर दिन उसके डैड के लिए पागलों की तरह वेट करती थी, पर उसके डैड तो अपनी पहली बीवी और बेटी को छोड़कर अपनी दूसरी फैमिली के साथ बिजी थे। और यही रीजन था जिस वजह से साइना इतनी बिगड़ल हो गई थी। क्यों, उसकी मोम मेंटली डिप्रेस थी और साइना पूरी तरह से अकेली थी। वो बचपन से ऐसी घमंडी और बिगड़ल नहीं थी, पर वक्त के साथ नफरत और घुस में वो ऐसी बन गई थी। वहीं साइना को किसी बुत की तरह खड़ी देखकर यशराज ठाकुर आपने कोल्ड वॉयस में बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने पिता की आवाज़ सुनकर साइना होश में आई और उन्हें देखकर थोड़े गुस्से और नाराजगी से बोली, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं भी आपकी बेटी हूँ डैड, पर आपको तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। आपको तो सिर्फ अपनी उस नाजायज़ बेटी की पड़ी है, जबकि मैं आपकी इकलौती जायज़ बेटी हूँ। आप मुझसे ज़्यादा प्यार उससे कैसे कर सकते हैं? अगर वो मेरी सामान आ जाए तो मैं उस लड़की को मार डालूंगी, जिसकी वजह से आप मुझसे और मोम से दूर रहते हैं। गुस्से से मायरा क्या कह रही थी उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक जोर का थापड़ उसकी मुंह पर पड़ा, जिस वजह से वो पूरी तरह से सुन पड़ गई थी। उसने आपने चेहरा उठाकर सामने देखा तो ये उसके डैड यशराज ही थे जिसने उसे थापड़ मारा था। गुस्से और दर्द से साइना की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं यशराज ठाकुर गुस्से से उसे घूर रहे थे। वो इस वक्त बहुत परेशान था। उसे इस वक्त साइना की कोई भी बकवास नहीं सुनना था। वो गुस्से से सेना को देखते हुए बोले, अगली बार अपनी जुबान को काबू में रखना, और तुम मेरी किसी काम की नहीं हो, इसलिए उसकी बारे में कभी बात मत करना।
वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें ये याद रखना है। उनकी बात सुनकर साइना को और भी गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया था, अगर एक बार वो लड़की उसे मिल जाए तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। वो गुस्से रोते हुए वहां से चली गई। वहीं उसके जाते ही यशराज ने एक गहरी सांस ली। उसे सिर्फ अपना फायदा दिखता था, भले ही साइना उसकी जायज बेटी थी, पर उसके लिए इस वक्त प्रिया ही जरूरी थी। तभी रंजीत जल्दी से वहां आकर बोला, बॉस हमें प्रिया मैम की लोकेशन मिल गई है। उसकी बात सुनकर यशराज की आंखों में चमक आ गई। वो उसकी तरफ देखकर बोला, चलो मुझे उससे मिलना है। यशराज और रंजीत के पीछे पीछे उनके बॉडीगार्ड भी चले गए। 1 घंटे बाद उनकी कार आकर एक सुनसान सड़क पर रुकी। यशराज ने अपनी बाहें सिकोड़ लिया और रंजीत की तरफ देखकर बोला, प्रिया यहाँ क्या कर रही है, लोकेशन यहाँ क्यों दिखा रहा है। रंजीत भी कंफ्यूज था। बाकी गाड़ी दूर रुक गई। फिर रंजीत और एक गार्ड बाहर निकल गए तो उन्हें रोड के साइड पर एक लड़की पड़ी हुई दिखाई।